संजय दत्त कोर्ट में सरेंडर करेंगे। संजय मुंबई के विशेष टाडा कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक और मोहलत देने की उनकी अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद जेल जाने के सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। संजय दत्त 1993 के मुंबई बम धमाकों में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुना रखी है। 18 महीने जेल में वो पहले ही काट चुके हैं। इस तरह से अब उन्हें 42 महीनों की कैद में रहना होगा। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल को एक खत मिला है, जिसमें संजय दत्त की जान को खतरा बताया गया है। ये खत अज्ञात शख्स की तरफ से भेजा गया है। पुलिस इस खत की जांच में जुट गई है। जेल के अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि जेल में संजय दत्त को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अभिनेता संजय दत्त मुंबई की टाडा कोर्ट में ही सरेंडर करेंगे। पहले वे पुणे के यरवदा जेल में सरेंडर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने टाडा कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, लेकिन बुधवार को उन्होंने याचिका वापस ले ली। संजय दत्त के जेल जाने का वक्त नजदीक आते ही मुंबई में उनके घर के बाहर हलचल तेज हो गई है। यहाँ मीडिया की टीमों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। साथ ही मुन्ना भाई से मिलने वालों का तांता भी लगने लगा है। संजय दत्त के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में लोग संजय से मिलने पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला 2 दिन से जारी है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी परिवर्तन रैली में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आरएसएस की गोद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। नीतीश के तीसरे मोर्चा बनाने की बात पर भी लालू ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा एक नशा है। बिहार में नीतीश की सत्ता को 7 साल से ज्यादा हो गए हैं। लालू का मानना है कि नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और राज्य को अब परिवर्तन की दरकार है। रैली के मंच पर लालू का परिवार भी दिखा। राबड़ी देवी के अलावा दोनों बेटे भी मंच पर आए। इस रैली के साथ ही ये लालू के बेटे का सियासी लॉन्च भी माना जा रहा है। इधर विरोधी पार्टियों ने लालू की इस रैली को तवज्जो नहीं दी है। बीजेपी का कहना है कि लालू पहले ही कई रैली कर चुके हैं, उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला। इधर जेडीयू ने इस रैली को फ्लॉप बताया। दिल्ली गैंगरेप के एक आरोपी विनय शर्मा की तिहाड़ जेल में पिटाई हुई है। रात में हुई पिटाई से आरोपी के हाथ की हड्डी टूट गई है। इसके बाद आरोपी को जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब आरोपी फास्ट ट्रैक कोर्ट पहुंचा तो उसके हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था। वहीं तिहाड़ प्रशासन ने इससे साफ इनकार कर दिया है। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि विनय का हाथ किसी की पिटाई से नहीं, बल्कि जेल वैन में गिरने की वजह से टूटा है। उसे पेशी के लिए अदालत ले जाया जा रहा था। वहीं विनय शर्मा के वकील का कहना है कि तिहाड़ जेल के कैदियों और पुलिस वालों ने गुस्से में आकर पिटाई की है। दूसरी ओर विनय के वकील का आरोप है कि उनके मुवक्किल को जेल में जहर दिया जा रहा है। सीबीआई ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में राजस्थान बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया को आरोपी बनाया है। कटारिया और 3 दूसरे आरोपियों का नाम मामले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन्हें 4 जून तक पेशी का समन जारी किया है। कटारिया इस मामले में आरोपी बनाए गए दूसरे हाई प्रोफाइल नेता हैं। इससे पहले गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह इस मामले में जेल भी जा चुके हैं। आरोप है कि सोहराबुद्दीन और उसकी बीवी कौसर बी को गुजरात एटीएस ने हैदराबाद से अगवा किया और 2 नवंबर 2005 को गांधीनगर में फर्जी एनकाउंटर कर दिया। कटारिया की बहाने कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बीजेपी पर आरोपों की बौछार की गई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो गया है। मुजफ्फरनगर के बिरालसी गांव में एक शादी समारोह में हुए एक दर्दनाक हादसा होने से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। महिला संगीत के दौरान मकान की छत गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दर्जनों महिलाएं घायल हो गईं। रस्मों रिवाज के अनुसार घर में महिला संगीत का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कुछ महिलाएं मकान की छतों पर चढ़ी हुई थी। अचानक मकान की छत गिरने से बच्चों सहित दर्जनों महिलाएं घायल हो गईं। घायल महिलाओं को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल महिलाओं का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। रतलाम के सराय स्थित सेंट्रल बैंक में रुपए जमा कराने आए एक शिक्षक दंपति से एक अज्ञात युवक ने 5 लाख रुपए लूट लिए। दोनों ने अपना कर्जा चुकाने के लिए अपना मकान बेचा था और पैसा जमा कराने बैंक आए थे। दंपति नामली के रहने वाले थे और अपना मकान बेचकर रतलाम रहने आए थे। ब्रजेश गौड़ एवं आभा गौड़ जब शाम को शहर सराय स्थित सेंट्रल बैंक में रुपए जमा कराने आए, तभी उनकी मारुति के पास एक युवक आया और महिला से पैसे गिरे होने की बात कहकर लूट की वारदात को अंजाम दे गया। कभी दूसरों को जेल की हवा खिलाने वाला आज खुद सलाखों के पीछे है। रतलाम के एक थानेदार बाबू पर फरियादी की जांच रिपोर्ट में हेर फेर कर अपने ही परिवार वालों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। दरअसल सलाहखेड़ी में एक जमीन पर मालिकाना हक को लेकर जब इसके पास जांच पहुंची तो इसने पूरी जांच रिपोर्ट ही बदल डाली
और कोर्ट के सामने उस रिपोर्ट को पेश किया जिसमें जमीन मालिक फरियादी न होकर बल्कि खुद का भाई, भाभी समेत 5 लोग गए, जबकि परिवार का एक भी सदस्य जमीन का भागीदार नहीं था। पुणे से हावड़ा जा रही दुरंतो एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। जानकारी के मुताबिक रायगढ़ के पास ट्रेन के इंजन से एक गाय टकरा गई, जिससे इंजन का हॉज पाइप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रेन काफी दूर तक घिसटती चली गई। इस दौरान यात्रियों में दहशत का माहौल हो गया। अगर ट्रेन पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाया होता तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब शामली में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 4 दबंगों ने महिलाओं को 4 दिन तक कैद में रखकर गैंगरेप किया और अब कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसके पति को बंधक बना लिया है। महिला न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस भी उस पर ही समझौता करने का दबाव बना रही है। महिला कानूनी कार्रवाई ना करे, इसलिए आरोपियों ने अब तक उसके पति को बंधक बना रखा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। बलात्कार पीड़ितों के साथ हो रहा सुलूक या बलात्कार में कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस की कारगुजारियां सामने आती रही हैं। बुलंदशहर में एक नाबालिग दलित किशोरी से आधा दर्जन दबंगों ने सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार से पहले किशोरी को उसी के गांव की एक महिला की मदद से दबंगों ने अगवा किया और फिर संभल जिले के एक गांव में 2 दिनों तक एक मकान में बंधक बनाकर उसके साथ आधा दर्जन लोगों ने बलात्कार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मगर बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी। घटना 9 मई की है और पीड़िता का परिवार पिछले 5 दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, मगर पुलिस बाकी के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पीड़ित परिवार को केवल सांत्वना दे रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी ने नया फरमान सुनाया है। प्रदेश के सभी जिलों में महिला सिपाही सादी वर्दी में भीड़-भाड़ वाले इलाकों में घूमेंगी और शहीदों को पकड़कर सबक सिखाएंगी। इस अभियान में महिला कांस्टेबलों के साथ बैकअप टीम के रूप में और फोर्स भी रहेगी, जिससे मजनूओं को सबक सिखाया जा सके। पुलिस की इस मुहिम को ऑपरेशन मजनू नाम दिया गया है। आगरा में गर्मी का प्रकोप चरम पर है और आगरा में ताजमहल पर आ रहे पर्यटकों में इसका सीधा असर दिखता है। पिछले कई सालों में ताजमहल घूमने आए पर्यटकों को गर्मी के चलते चक्कर आना, लू लगना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से आगरा स्वास्थ्य विभाग ने ताजमहल पर पर्यटकों के लिए उचित उपचार उपलब्ध रहने के लिए एक डॉक्टर और एक सहायक स्टाफ की ड्यूटी लगा दी है, जिससे ताजमहल पर आने वाले पर्यटकों को सही समय पर प्राथमिक उपचार मिल सकेगा। आगरा सीएमओ डॉक्टर निर्मला यादव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने पर्यटकों के लिए यह कदम उठाया है, लेकिन पर्यटन विभाग की उदासीनता के चलते आज तक डॉक्टर और स्टाफ के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। वडोदरा जिले में एक जमीन पर कब्जा करने के मामले में कलेक्टर ने 2 भाइयों पर पासा यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिवेशन एक्ट लगाया है। पासा के तहत दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने का भी आदेश जारी किया गया है। हालांकि दोनों भाई फरार हैं और पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। वडोदरा के जिला कलेक्टर विनोद राव ने किसानों की करोड़ों की जमीन सस्ते दामों में हड़पने के मामले में ब्रजेश चौहान और जय विजय चौहान को पासा में गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। ये दोनों भाई रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर किशोर चौहान के बेटे हैं। जामनगर में कांग्रेसियों ने गांधीनगर पर पानी की समस्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने हाथों में मटके और फूल लेकर रैली निकाली, जिसके इन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को फूल देकर पानी सप्लाई करने की मांग की। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि सरकार जनता पानी बड़ी कंपनियों को दे रही है, जिससे आम लोग परेशान है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यूपीए सबसे भ्रष्ट सरकार है। वो अहमदाबाद में पत्रकारों से बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सोहराबुद्दीन केस में फंसे बीजेपी के 2 नेता अमित शाह और गुलाब चंद कटारिया निर्दोष हैं और पार्टी उनका समर्थन करेगी। उन्होंने इसे कांग्रेस की साजिश बताया। 2 जून को गुजरात में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस जहां पानी के संकट को मुख्य मुद्दा मान रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र में हुए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कांग्रेस जनता का ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है। दोनों दलों में अभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान बढ़ सकता है। आपसी खींचतान के चलते कांग्रेस ने 2 जून को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में एक सीट पर प्रत्याशी बदल दिया है। कांग्रेस ने पहले धोराजी विधानसभा सीट पर राजू कोटड़िया को प्रत्याशी बनाया था, पर उसे बदलकर हरि पटेल को टिकट दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये फैसला आपसी समझौते से किया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ महादेव मंदिर का 62वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर के ट्रस्ट ने उत्सव का आयोजन किया। सोमनाथ मंदिर की स्थापना अनादिकाल में हुई थी,
दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने अरब सागर के किनारे इसी जगह कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिन्होंने कृष्ण पक्ष के 15 दिन में क्षय रोग से घुलकर क्षीण हो जाने के श्राप से श्रापित चंद्रदेव को शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में पुनः पूर्ण रूप से प्राप्त करने का वरदान दिया था। अभिनेता गोविंदा मंगलवार को माहेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ भगवान राजराजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने फिल्मी करियर के लिए प्रार्थना भी की। गोविंदा ने कहा कि उनकी नर्मदा के प्रति अटूट श्रद्धा है, यही कारण है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम नर्मदा रखा। पूजा के बाद गोविंदा मुंबई रवाना हो चुके हैं।